साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं, नेट परीक्षा एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी सहित भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। तो इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी के लिए रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रीतिकाल के अंतिम चरण में आज की हमारी कक्षा का प्रकरण रहेगा कवि घनानंद। घनानंद के विषय में आप सभी जानते हैं कि यह दरबार में सुजान नामक जो नर्तकी थी उससे प्रेम करते थे और इनके पदों में भी सुजान शब्द का वर्णन आया है। सुजान शब्द के दो अर्थ होते हैं, सुजान चतुर श्री कृष्ण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और सुजान इनकी प्रेमिका का नाम भी है। यह प्रश्न नेट परीक्षा में पूछा गया था कि अपने अंतिम समय में जब इनको नर्तकी ने धोखा दे दिया या ये कह लें कि वो इनके साथ नहीं आई, ऐसे समय में यह वृंदावन आए और वृंदावन आकर कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो ध्यान रखें, यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और फिर वहां जाकर उसके बाद जो पद रचना करी वहां सुजान का अर्थ हो गया कृष्ण। ठीक है, तो इनकी जो प्रेम है ना, जैसे जायसी ने लिखा है मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, इनकी जो प्रेम भावना है वह मनुष्य से उठकर, लोक से उठकर पारलौकिक यानी आध्यात्म के क्षेत्र तक पहुंच गई और यह प्रेम की पीड़ा इनके प्रत्येक दोहे में देखने को मिलती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है। तो आइए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है इसको जानते हैं आज की कक्षा में। अब ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सब मैंने आपको 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं हुए अभी 1 मिनट ही हुआ है, बहुत जल्दी फटाफट से रिवाइज करवा दिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि अनुभव की सघनता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति, इन दोनों दृष्टियों से रीतिकालीन कवियों में घनानंद की विशिष्ट ख्याति रही है। किस कारण? अनुभव की सघनता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति, जो बात मैंने आपको समझाई कि सुजान के 2 लक्षण आप ले सकते हो और लोक के माध्यम से परलौकिक वर्णन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। घन शब्द के 2 अर्थ हैं आ जाते हैं इनके काव्य में, जैसे घनानंद है तो घन एक तो अपने लिए और एक घन होता है बादल, दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। अनुभव की सघनता तो है ही, क्योंकि जो प्रेम में जैसे धोखा मिल जाए, जिसका हृदय वास्तव में जो सच्चा प्रेमी है, फिर उसके जीवन में जब कोई दूसरा नहीं आता ईश्वर के अलावा, फिर उसका मन संसार में नहीं लगता, जो इस सघनता से प्रेम करते हैं। तो दोनों देखने को मिलेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई दूसरा कवि समर्थ नहीं हुआ। तो किसके विषय में लिखा है? घनानंद के। तो शुक्ल की बुक में हाईलाइट करवा दिया, इसलिए यहाँ नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ हाईलाइट करवाऊंगी कभी जल्दबाजी में आपको ये ध्यान नहीं रहा तो आपको लगेगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। नहीं, ये शुक्ल का कथन है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विशुद्ध भाव है इनके, विशुद्ध इनके दोहे हैं, विशुद्ध इनका काव्य है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने किया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये जो नीचे की पंक्तियां हैं शुक्ल की, यह असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट दोनों में पूछी हुई है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, है ना, क्योंकि एक से धोखा खाने के बाद हम देखते हैं ना, एक से धोखा खाने के बाद दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, दूसरे से फिर तीसरा, तो ये क्रम चलता रहता है। लेकिन ये धीर पथिक हैं, धैर्यवान पथिक हैं तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये शुक्ल कह रहे हैं। बुक आप भले ही चतुर्वेदी जी की पढ़ रहे हो, लेकिन कथन शुक्ल का है। घनानंद की प्रशस्ति में जो प्रसिद्ध सवैया मिलता है उसमें भी कवि के ब्रज भाषा प्रवीण होने का विशेष रूप से उल्लेख है। कौन सा? नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। सवैया के अंत में घनानंद के संभाव्य पाठक के लिए जिन 2 विशेषणों की चर्चा की गई है वे हैं भाषा प्रवीण और सुछंद। इस प्रकार घनानंद का काव्य वैशिष्ट्य उनकी मौलिक स्वच्छंद वृत्ति
मौलिक स्वच्छंद वृत्ति तथा सृजनात्मक भाषा प्रयोग में से विकसित होता है। और ये दोनों गुण एक दूसरे से संबद्ध है। कौन कौन से? एक तो स्वच्छंद वृत्ति है, रीति मुक्त धारा के कवि हैं ये, आप ध्यान रखें। रीति मुक्त और सृजनात्मक भाषा का प्रयोग, भाषा में नए नए प्रयोग किए, नया नया सृजन किया है जो इनके प्रेम के काव्य के लिए रुचिकर है, श्रेष्ठ है, उन शब्दों का चयन इन्होंने किया। ये एक दूसरे से संबंध है, क्योंकि आप नए शब्दों का जब सृजन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपकी वृत्ति स्वच्छंद तो है ही, और स्वच्छंद कवि के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो कुछ नया सृजन भी आपको करना पड़ेगा, वरना तो आप पहलों के अनुगामी मात्र होकर रह जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ रामचंद्र शुक्ल का प्रसंग आ गया है, तो जो नए विद्यार्थी चैनल से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल की बुक पूरी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। शॉर्ट वीडियोस, 1 घंटे में मैराथन और ये सब चीज़ें नहीं है हमारे चैनल पे अभी, और अगर आएंगे भी तो पहले मूल पुस्तक को हम पढ़ेंगे, तो वो वीडियोस आप सारे देखेंगे क्रमबद्ध रूप से। उसमें आप छोड़ दें और आप सोचें कि नेट और असिस्टेंट, नेट या प्रोफेसर, नेट भी छोड़िए, फाइनल तो हमारा उद्देश्य प्रोफेसर बनना, उसमें कामयाब हों, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो शुक्ल को पढ़ लीजिए, नई शुरुआत करने चाह रहे हैं तो वन लाइनर के रूप में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा बेहतरीन पुस्तक है जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विभिन्न लेखकों का मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो हमारे चैनल पे है वो पुस्तक आपको नहीं मिलेगी, उतनी सरल और उतनी ज़्यादा जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वो नहीं मिलेगी मार्केट में आपको। आप चाहें तो 1-2 प्लेलिस्ट से वीडियो देख लें, आपको लगे कि मार्केट में मिल रही है तो ना देखें, तो कृपया करके प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यह सही है कि आधुनिक काल में संचार के साधन अधिक त्वरित और विकसित होने पर कवियों के प्रतीक और अभिप्रायों के रूढ़ होने की संभावना अधिक हुई है, पर उत्तर मध्यकालीन ब्रजभाषा काव्य के विस्तृत रचना क्षेत्र और लंबे काल में कवियों का अप्रस्तुत विधान और शैली भी कुछ वैसी ही रूढ़ हो चली थी, जैसे कि आज छायावादी काव्य के क्षितिज, पर्दा, आंसू और नई कविता के खपरेल, नाली की चर्चा होती है। तो छायावाद में कौन से शब्द रूढ़ हो गए थे? ध्यान दीजिएगा, क्षितिज, पर्दा, आंसू, और नई कविता में क्या? खपरेल, नाली की चर्चा होती है। रीतिकालीन भाषा के जड़ीभूत होने का उल्लेख तत्कालीन कवि ठाकुर ने बड़ी खीज और पीड़ा के साथ किया है। तो ठीक है, अब ये बड़ी खीज और पीड़ा के साथ किया है, तो ये जो पंक्ति है यह आपको शुक्ल की बुक में देखने को मिल जाएंगी। और नीचे वाली जो 2 पंक्तियां उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पंक्तियां परीक्षा में पूछी हुई हैं नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। असिस्टेंट प्रोफेसर में इसलिए कह देती हूँ कि न केवल यूपी राजस्थान का भी निकलता है, MP, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कहीं से भी दे रहे हो, तो जहाँ पर जो पंक्ति पूछी गई है तो वो पुराने पेपर देखते हैं तो अंदाज़ा रहता है कि ये पंक्ति पूछी हुई है, ठीक है। बाकी नेट के पेपर तो उपलब्ध हैं ही चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, क्या सीख लीना है कवियों ने? क्योंकि मछली जैसे और हिरण जैसे, तो खंजन जैसे तो मछली, हिरण, खंजन और कमल जैसे नैन है। सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानो है, सीखी लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरियानो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूलू कहूँ बांधियत बानो है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। जैसे आपने देखा ना कि आजकल हर कोई कवि बन रहा है तुकबंदी करके, तो बस ये ढेल सा यानी मिट्टी के ढेले के जैसा बनाकर कुछ भी आकर सभा के बीच में डाल देते हैं। लोगों ने कवित्व करना खेल समझ रखा है, 2-4 रट लिए कि नैन कैसे लिख देने, ऐसे नैन बना दो, ऐसे है, और कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, ऐसे शब्दों का उपयोग कर लो और नायिका का वर्णन कर दो, कुछ भी लिख दो नक्षिक वर्णन के नाम पर और सभा में सुना दो। आगे देखते हैं, रीतिकाल की बंदी बंधाई लीक पर जोड़ी गई उपमाएं या प्रशस्तियां कालांतर में कैसे अर्थ विरहित हो गई थी, इसका अच्छा संकेत इस छंद में मिलता है। आधुनिक समीक्षा की शब्दावली में से जड़ीभूत शब्द प्रयोगों को अपारदर्शी कहा जाएगा, जिनमें से कुछ देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े या ढेले की तरह, जिन्हें उस जमाने के घटिया कवि काव्य सभाओं में फेंका करते थे। ठाकुर ने ऐसी काव्य रचना को ढेला फेंकना कहकर बड़ा सटीक बिंब दिया है। ऐसे शब्द प्रयोग जिनसे अर्थ की प्रतीति नहीं होती, सुनने या पढ़ने पर चोट ही लगती है। पहली पंक्ति में कहानी नहीं में
निहित तिरस्कार बड़ा गहरा है। यहाँ इस एक शब्द के माध्यम से कवि ने अपने युग के बहुसंख्यक तुक्कड़ों के प्रति घोर व्यंग्य और वितृष्णा के भाव को व्यक्त किया है। तो ये सब तो आप देखते रहते हैं ना सारी चीज़ें कि एक बार जैसे आज वर्तमान समय में यूट्यूब पे जो जिस तरीके के वीडियोस फेमस हो जाते हैं सारे यूट्यूबर्स वही बनाने लग जाते हैं। अभी गाली देने का भयंकर प्रचलन चल रहा है ना, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे अपने परिवार वालों की बेइज्जती, दूसरे परिवार वालों की बेइज्जती, और लोग बेइज्जती सुन के हा 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 दांत फाड़ते हैं। इतनी गंदी गंदी मतलब उसमें घटिया तरीके से बेइज्जती होती है, गालियों का प्रयोग। तो ये क्या है, ये आधुनिकता है कि आप सभ्य हो रहे हो या असभ्य। तो ऐसे ही मतलब घोर व्यंग और वितृष्णा के भाव को व्यक्त किया। जब तक कोई बड़ा कवि बड़े मंच से आकर इनको नहीं लताड़ेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। तो ये काम रीतिकाल में किसने किया, ठाकुर ने किया। ऐसे रीतिकालीन परिवेश में घनानंद को स्वच्छंद भावभूमि का कवि क्यों कहा जाता है, यह प्रस्तुत संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। मीन मृग खंजन कमल नयन के युग में घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे उद्घाटित किया और इस तरह भाषा तथा अनुभव में अधिक से अधिक समरूपता विकसित की। अपने उपनाम घनानंद से लेकर छंद छंद में फैले बादल और पपीहे के एक बहुप्रचलित अप्रस्तुत विधान को लेकर उन्होंने उसे नए नए बिंबों में ढाला। जी मैंने आपको शायद शुरू में ही समझाया है कि बादल है ना, उसका अर्थ भी घन है और पपीहे का भी। कवि का प्रसिद्ध छंद कबहू पिसासी सुजान के आंगन में असुआ नहीं ले बरसो, कभी तो उस सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को लेकर बरसो। इसका अच्छा प्रमाण है। बादल प्रेमी के आंसुओं को लेकर प्रेमास्पद के आंगन में बरसा दे, यह परिकल्पना मेघदूत के संपूर्ण विधान में भी कुछ जोड़ देती है और यह स्थिति किसी भी भारतीय कवि के लिए स्पृहणीय हो सकती है। भाषा की अनंत शक्ति और संभावना को पहचान कर घनानंद ने व्यंग और विनम्रता को मिलाते हुए कहा, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत। भाषा से अनुभव कैसे रचा जाता है और कैसे प्रस्तुत होता है, इसे कवि ने भली भांति समझा था और इसीलिए कहा मोहि तो मेरो कवित बनावत। लोग कविता का निर्माण करते हैं, लेकिन मेरी कविता या कविता तो मुझे बना रहे हैं, मेरी जो कविता है वो मुझे बना रही है। दूसरी ओर रीतिकालीन अंधानुकरण की प्रवृत्ति के प्रति ठाकुर ने बाद में चलकर अपनी जिस वितृष्णा को एक पूरे छंद में व्यक्त किया, प्रेमी कवि घनानंद उसे दो छोटे छोटे शब्दों में कह देते हैं, लोग और लागी। लोग तो कवित्व बनाने में लगे, मेरा निर्माण मेरे कवित्वों ने किया। लोग तुलनीय पहले उद्धृत छंद में ठाकुर का प्रयोग लोगन है और लागी में जो तिरस्कार भाव व्यंजित होता है वह जितना हल्का है उतना पैना भी। भाषा के इस गहरे स्तर पर पहचान करके कवि ने अनुभव को सूक्ष्मतम रूपों में पकड़ा है। वियोग की चरम मन स्थिति में प्रेमी का कहना, मोगति बूझी परे तब ही जब हो घरी कहूँ आप ते न्यारे। मुझे तो मतलब देखिए घनानंद का जब काव्य आप पढ़ते हो ना फिर उसके बाद कम से कम व्यंग्य वियोग श्रृंगार में तो कुछ रह नहीं जाता। आप एक पल भी एक घड़ी हो घड़ी कहूँ आप ते न्यारे, एक पलक एक मिनट भी मैं आपसे अलग नहीं होता। ठीक है दूरी है, तो ये दूरी कैसी है, शारीरिक दूरी। वैसे तो मन मंदिर में हमेशा आप ही रहते हो। अपने प्रेमी जन के लिए इतना पवित्र भाव, विशेषतः जिसने आपको धोखा दिया है ना। यहाँ स्वयं अपने से विलग होने की कल्पना जितनी सूक्ष्म है उतनी ही मार्मिक। योग की भावभूमि को कवि ने मानो कविता के स्तर पर संभव कर दिया। यही वह बात है जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी। योग की भावभूमि को कवि ने कविता के स्तर पर संभव कर दिया। एक ही है, अलग है ही नहीं। जैसे आत्मा और परमात्मा अलग है वैसे अलग नहीं है, जिस प्रकार परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, उसी प्रकार प्रेमी और प्रेमी जन दोनों के हृदय में पलने वाला जो प्रेम है वह एक ही है, अलग नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो दूर है या पास। घनानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, भाषा प्रयोग और प्रेम की मनः स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है। आधार भाषा के स्तर पर घनानंद की भाषा परंपरागत साहित्यिक ब्रज भाषा से कुछ स्वच्छंद रूप लिए हुए है। तो ये भी हमने शुक्ल में पढ़ा है, बट फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। ब्रज के एकदम ठेठ प्रयोग इनकी भाषा में अपेक्षा अधिक है। उदाहरणार्थ झरा एकदम बनाए यानी बिल्कुल
ओटपा यानी उत्पात। ऐसे प्रयोग सामान्य पाठक और सुधी व्याख्याकार दोनों के लिए कभी कभी अर्थबोध की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी ओर कवि के विशिष्ट प्रयोग हैं जिनमें भाषा की नई क्षमता विकसित होती है। अन उपसर्ग लगाकर अनमीच, अनपहचान, अनमोह जैसे बड़े नए ढंग के शब्द रचना घनानंद में बहुत जगह मिलती है। तो अनुपसर्ग लगाकर किसने बनाए नए शब्द? ये घनानंद ने बनाए हैं। इस पंक्ति में अनमीच का प्रयोग बड़ा कलात्मक और सार्थक बन पड़ा है घन आनंद सोच महामरी व अनमीच बिना जिय जीव। मन की इस दुहली दशा का बारीक विरोधाभास अनमीच के बिना उभर नहीं सकता था। है घनानंद सोच महामरी व अनमीच बिना जिय जीव। जैसे पहले संकेत किया गया, बादल और चातक तथा उनके निष्ठुर कोमल स्नेह संबंध की प्रक्रिया का बिंब घनानंद के समूचे कृतित्व में परिव्याप्त है। वियोग में उपलब्ध आनंद का यह रूप, जिसे आधुनिक कवि प्रसाद ने आंसू में विविध मन स्थितियों के बीच से विकसित किया है, कवि का उपनाम घनानंद में आकर जैसे केंद्रीभूत और घनीभूत हो गया है। तुलसी ने भक्ति के संदर्भ में विशेषतः दोहावली में चातक और घन के रूपक को प्रस्तुत किया है, पर उनका प्रयोग काव्य भाषा के धरातल पर उतना नहीं जितना कि व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में है। घनानंद प्रेम और विरह की अनेक मन स्थितियों में बार बार नए सिरे से इस बिंब को रचते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति या एक रसता का खतरा नहीं रह जाता, बल्कि मुक्तक रूप में लिखे गए अलग अलग छंद इस एक बिंब में आकर परस्पर जुड़ जाते हैं और फलतः इस बिंब में एक विराटता का आयाम विकसित हो जाता है। प्रेमी की कामना है कि बादल उसी के आंसू लेकर उसके प्रिय के आंगन में बरसा दे। कवि की इस परिकल्पना का उल्लेख पहले किया गया है। एक अन्य छंद में तो कवि ने बड़ी कुशलता से सुजान को घनानंद और अपने को चातक बनाकर प्रेमी युगल की अद्वैतता प्रदर्शित की है। अद्वैतता, वही जो बात आपको समझाई, परमात्मा आत्मा एक है। चाहे प्राण चातक सुजान घनानंद को दैया कहूँ काहू कऊ पर न काम कुरुसो। ऐसी स्थिति के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। घनानंद आचार्य शुक्ल के प्रिय कवियों में है, इसका कुछ कारण यहाँ समझ में आता है। तो आचार्य शुक्ल की ये पंक्ति आप नोट डाउन कर लो, ये उस बुक में शायद हाईलाइट मैंने नहीं करवाई है, तो उसको ध्यान रखें। ये शुक्ल के कथन है। जब सब कुछ एक ही हो गया, कुछ अलग रहा ही नहीं, है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। आश्रय और आलंबन की एकता की भाव भूमि पर आके कवि वाचालता से मौन की ओर उन्मुख हो, यह स्वाभाविक है। घनानंद ने मौन की महिमा को पहचाना है और यह जानना रोचक लग सकता है कि जिस तरह उन्होंने मौन के भाव को एक कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया। उसी प्रकार से आधुनिक कवि अज्ञे के परवर्ती रचनाओं में मौन की अभिव्यंजना के रूप में ग्रहण किया गया। उनकी कृति आंगन के पार द्वार की पहली कविता की मुख्य वस्तु यही है, बड़बोलेपन के समक्ष मौन की सार्थकता। और यह वस्तु विकसित होते होते संकलन की अंतिम लंबी कविता असाध्य वीणा में निष्पन्न होती है ना। केश कमली याद है आपका? असाध्य वीणा नहीं याद है? सिलेबस में निर्धारित है, नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के सिलेबस में है, देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ मौन एक और दार्शनिक अनुभव है, दूसरी ओर काव्य भाषा की दृष्टि से मिथ कथन। रीतिकालीन काव्य की सामान्य भंगिमा ऊहा और अतिशयोक्ति मानी जाती है। इसके बीच घनानंद का मिथ कथन जितना प्रीतिकर उतना विस्मयजनक भी। उनके काव्य में मौन ही की कथा, मौन में पुकार गहरे स्तर पर अंतर्व्याप्त है। व्याकरणिक स्तर पर अनुपसर्ग के नए ढंग के जैसे प्रयोग और सृजनात्मक स्तर पर मौन का महत्व घनानंद को रीतिकालीन परिवेश से आगे की स्थिति में ले जाते हैं। न उनमें रीतिकाल का मीन मृग खंजन कमल नयन है और न जस ओ प्रताप को कहानो है, और शायद इसीलिए उनका कृतित्व रीतिकाल की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है। तो यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो इसकी सार है उसको देखिए, व्याकरणक स्तर पर अनुपसर्ग का नए ढंग का प्रयोग और सृजनात्मक स्तर पर मौन का महत्व घनानंद को रीति काल के परिवेश से आगे की स्थिति में ला देता है। ये इनका कृतित्व रीतिकाल की श्रेष्ठतम उपलब्धि। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। कल हम भिखारी दास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अंतिम कवि पद्माकर रहेंगे, फिर आधुनिक काल में प्रवेश हो जाएगा। वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के थोड़ी सी बुराई ही कर दीजिए। अच्छा नहीं, लाइक नहीं किया जा रहा था तो कुछ तो मालूम चले अच्छा बुरा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक
यूट्यूब तो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करोगे तो यूट्यूब तो आगे नहीं भेजेगा। तो कृपया करके आप लोग भेज दें। धन्यवाद।